नमस्कार दोस्तों, टारगेट एग्जाम में आपका एक बार पुनः स्वागत है। चलिए हम बात करते हैं आज मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियां और उन नदियों में कौन कौन सी परियोजनाएं स्थापित हैं, इसके बारे में हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो इस वीडियो को आप लोग बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, तभी आप लोग को यह सेशन बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। और इसमें पिछले वर्षों में आए हुए प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्नों का भी समावेशन है। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश एक ऐसा देश है, मध्य प्रदेश एक कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ की कृषि पर नदियों और सिंचाई के अन्य साधनों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। ठीक है, जल उत्पादन की बात करें, मत्स्य उत्पादन की बात करें, यह सभी कार्य जल के माध्यम से किया जाता है। ठीक है, मध्य प्रदेश को क्या कहा जाता है? मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है। ठीक, ध्यान रखिएगा कि नदियों का मायका किसे कहा जाता है, तो मध्य प्रदेश को नदियों का मायका भी कहा जाता है। देखिए, हम यहाँ पर सिर्फ की वर्ड के बारे में बात करेंगे। ठीक है, विस्तृत आप लिख सकते हैं, हम आपको बता देंगे। तो मध्य प्रदेश को क्या कहा जाता है? मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं प्रमुख नदी। हमारी जो फर्स्ट नदी है नर्मदा नदी, इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, तो कृपया विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा नर्मदा नदी के बारे में क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, नर्मदा नदी सबसे पहले मध्य प्रदेश की जीवन रेखा। मध्य प्रदेश की क्या है ये? मध्य प्रदेश की जीवन रेखा इसको कहा जाता है। यदि आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किसे कहा जाता है, तो मध्य प्रदेश की जीवन रेखा नर्मदा नदी को कहा जाता है। ठीक है, इसका उद्गम की यदि हम बात करें, इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो यदि हम इसके उद्गम की बात करें, ठीक है, तो इसका उद्गम अनूपपुर जिले की अमरकंटक चोटी। कहाँ से? अनूपपुर जिले की कौन सी चोटी? अमरकंटक। ये बहुत ही फेमस स्थान है अमरकंटक। यदि आप लोग कभी घूमने नहीं आए हैं तो अमरकंटक अवश्य जाइए। ठीक है, तो इसका जो उद्गम स्थान है वो कहाँ है? अनूपपुर जिले की अमरकंटक चोटी से इसका उद्गम स्थान है, और ये 3 राज्यों में। ठीक है, नर्मदा नदी कौन कौन से राज्यों में? तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इसके बाद मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात, ये 3 राज्यों को कवर करते हुए नर्मदा नदी गुजरती है। ठीक है, और इसका यदि हम समापन की बात करें कि यह नदी समाप्त कहाँ होती है, तो भड़ौच के निकट खंभात की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, इस नदी का समापन कहाँ है? खंभात की खाड़ी। खंभात की खाड़ी पर इसका क्या है? समापन है। ठीक है, चलिए आगे हम इसमें बात करते हैं। और यह नदी अपने मुहाने पर किसका निर्माण करती है? तो यह नदी अपने मुहाने पर किसका निर्माण करती है? एस्चुरी का निर्माण करती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, नर्मदा नदी डेल्टा नहीं बनाती है, नर्मदा नदी किसका निर्माण करती है? एस्चुरी का निर्माण करती है। और यह मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी, यह जो नर्मदा नदी होती है, यह मध्य प्रदेश की सबसे लार्जेस्ट नदी होती है, अर्थात सबसे बड़ी नदी कहा जाती है। और यदि हम बात करें कि भारत में कौन से नंबर की है, तो भारत में बात करेंगे 5वें नंबर की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, 5th लार्जेस्ट इन इंडिया। ठीक है, 5th लार्जेस्ट इन इंडिया। इसके यदि हम लंबाई की बात करें, इसकी लंबाई कितनी होती है, तो इसके यदि हम लेंथ की बात करेंगे, ठीक है, तो इसकी लेंथ कितनी होती है? 1077 किलोमीटर। 1077 किलोमीटर। इस इतना भाग कहाँ है? इतना भाग मध्य प्रदेश में है। और यदि हम इसकी टोटल लंबाई की बात करेंगे, तो टोटल लंबाई 1312 किलोमीटर, अर्थात यह मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात को मिलाकर 1312 किलोमीटर का प्रवाह क्षेत्र है इसके। ठीक है, इसके यदि हम अन्य नाम की बात करें, इसके अन्य नाम क्या क्या हैं, तो यदि हम इसके अन्य नाम के बारे में जानना चाहें, ठीक है, तो रेवा, नदी का ही नाम है रेवा, शोगो देवी, रेवा, शोगो देवी, इसके बाद मैकाल सुता, मैकाल सुता, शंकरी, नमो देवी इत्यादि। ठीक है, तो इसकी क्या है? इसकी अन्य नाम है रेवा, शोगो देवी, मैकाल सुता, शंकरी। ठीक है, चलिए और यहाँ पर हम बात करते हैं कुछ प्रमुख धाराओं के,
कौन कौन सी जल धाराएं हैं नर्मदा नदी के ऊपर, ठीक है। तो नर्मदा नदी में कौन कौन सी जल धाराएं हैं, देखिए। तो यदि हम बात करते हैं प्रमुख जल धाराएं की कि कौन कौन सी नर्मदा नदी के ऊपर प्रमुख जल धाराएं हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कपिल धारा, कपिल धारा जलप्रपात, कपिल धारा, ठीक है। इसके साथ साथ यहीं पर क्या है, दुग्ध धारा, यह किस नदी पर है, नर्मदा नदी पर है। और कहां पर स्थित है, यह अनूपपुर जिले में स्थित है, ठीक है। और यह कहां पड़ता है, शहडोल संभाग में पड़ता है। यदि हम बात करें इसी के आगे धुआंधार, धुआंधार जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात कहाँ पड़ता है, बहुत ही फेमस स्थान है, भेड़ाघाट। आप लोग गए होंगे, नहीं गए होंगे तो एक बार अवश्य जाइएगा। यह कहाँ पड़ता है, जबलपुर पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं सहस्त्र धारा, सहस्त्र धारा, सहस्त्र धारा कहाँ पड़ता है जलप्रपात, तो सहस्त्र धारा जलप्रपात जो होता है महेश्वर, और यह किस जिले में स्थित है, तो ध्यान रखिएगा सहस्त्रधारा जलप्रपात खरगोन जिले की महेश्वर में स्थित है। इसके अलावा यहाँ पर दर्दी जलप्रपात, मंदार जलप्रपात होते हैं, ठीक है। यदि हम इसके दाएं तट की सहायक नदी की बात करें कि दाएं तट में कौन कौन सी इसकी सहायक नदी होती है, देखिए यह भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन तो हमको पता होता है परंतु गहराई से पता न होने के कारण हम उसका उत्तर नहीं दे पाते हैं। तो यदि हम दाएं तट की बात करें कि दाएं तट में कौन कौन सी इसकी सहायक नदियां होती हैं, ठीक है, तो हिरन, तिंदोनी, बरना। देखिए ये नाम छोटे छोटे हैं परंतु परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है और पेपर में आए हुए भी हैं, ठीक है। हिरन, तिंदोनी, वरना, कोलार, मान, कोलार, मान, ऊंटी, हथनी, कोलार, मान, ऊंटी, हथनी, ठीक है। और यदि हम इसके बाएं तट की ओर बात करें कि इसके बाएं तट पर कौन कौन सी नदियां हैं, इसकी जो सहायक नदियां कही जाती हैं, ठीक है। तो बाएं तट पर ध्यान रखिएगा बंजर, तवा, छोटी, बंजर, तवा, छोटी, दूधी, शेर, दूधी, शेर, शक्कर, ठीक है। तो यह इसकी बाएं तट की सहायक नदियां हैं, ठीक है। तवा, दूधी, शेर, शक्कर। चलिए यदि हम बात करें इस नदी पर कौन कौन से बांध बना हुआ है, ठीक है। तो यदि हम इसके बात करते हैं कि इसमें जो बांध है, इसके जो प्रमुख बांध है, तो बांध कौन कौन से हैं, ठीक है। तो बांध में हम बात करेंगे सबसे पहला इंदिरा सरोवर, कौन सा बांध है, इंदिरा सरोवर। यह बांध कहां पर स्थित है, यह बांध है खंडवा में, ठीक है। नर्मदा नदी पर यदि हम बात करें बांध की, तो नर्मदा नदी पर बांध कौन सा है, इंदिरा सरोवर, जो कि खंडवा पर स्थित है। सरदार सरोवर दूसरा है, सरदार सरोवर, सरदार सरोवर यह कहाँ स्थित है, यह है गुजरात पर, ठीक है। इसके बाद हम बात करें महेश्वर परियोजना, यह कहाँ स्थित है, महेश्वर में स्थित है। और वहां पर कौन सा जलप्रपात है, सहस्त्रधारा जलप्रपात है, यह पहले भी पढ़ चुके हैं। और यह जो सरदार सरोवर बांध है, यह विश्व का दूसरा सर्वाधिक सबसे बड़ा बांध होता है, ठीक है। जो सरदार सरोवर होता है ये वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट बांध इसको कहा जाता है, ठीक है। तो ये थे प्रमुख नर्मदा नदी के बारे में। अब हम बात करते हैं चंबल नदी के बारे में, ठीक है। चलिए तो हमारा जो अगला है
दूसरा चंबल नदी, यह भी मध्य प्रदेश की एक बहुत ही प्रमुख नदी है। इसके भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। ठीक है, तो पश्चिमी मध्य प्रदेश की मुख्य नदी चंबल का उद्गम स्थल इंदौर जिले की महू के समीप जाना पाव पहाड़ी है। इसके यदि हम बात करें, इसका ओरिजिनल कहाँ से होता है, ओरिजिन कहाँ से होता है, तो इसका जो उद्गम स्थल है वो कहाँ से है, महू की जाना पाव पहाड़ी। ठीक है, महू इंदौर जिले की एक तहसील है, वहाँ के जाना पाव पहाड़ी से इसका उद्गम होता है और यह नदी इटावा के समीप यमुना में विलीन हो जाती है। ठीक है, चंबल नदी कहाँ चली जाती है, तो चंबल नदी इटावा के पास किसमें मिल जाती है, इटावा के पास यमुना में मिल जाती है। ठीक है, और यह मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। पहली नदी कौन सी है, नर्मदा नदी, जिसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है, मध्य प्रदेश में 1077 किलोमीटर है। और चंबल नदी की बात करें तो मध्य प्रदेश की सेकेंड सबसे बड़ी नदी होती है। ठीक है, चंबल नदी। यदि हम इसके अन्य नाम की बात करें तो इसका अन्य नाम है धर्मावती, इसे धर्मावती या चरमावती। ठीक है, ध्यान रखिएगा नाम, क्योंकि नाम क्या है काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, कभी कभी परीक्षाओं में आ जाते हैं। तो इसका जो नाम है धर्मावती, चरमावती। यदि हम इसकी सहायक नदियों की बात करें, इसकी सहायक नदी कौन कौन सी हैं, तो इसकी सहायक नदियां हैं पार्वती, बनास, पार्वती, बनास, काली सिंध, पार्वती, बनास, काली सिंध, ये इसकी क्या है, प्रमुख सहायक नदियां होती हैं। ठीक है, और यह नर्मदा के जैसे एस्चुरी का निर्माण न करके यह खड्डों एवं बीहड़ों का निर्माण करती है। ठीक है, जब भी आप दिल्ली की तरफ जाएंगे, ग्वालियर के आगे भिंड मुरैना वाले क्षेत्र में, तो वहां पर आपको बहुत सारे बीहड़ मिलेंगे। तो यह किसका निर्माण करती है, खड्डों अथवा बीहड़ों। ठीक है, बड़े बड़े बीहड़ों का निर्माण करती है नदी, ध्यान रखिएगा, बीहड़ों का दो। ठीक, चलिए, यदि हम इसकी लंबाई की बात करें कि इसकी लंबाई कितनी है, तो यदि हम इसकी लेंथ की बात करेंगे, इसकी टोटल लंबाई 965 किलोमीटर। ठीक है, यदि हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में इसकी कितनी लंबाई है, तो मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई 650 किलोमीटर के लगभग मानी जाती है। ठीक है, इसकी टोटल लंबाई 965 किलोमीटर है और मध्य प्रदेश में 650 किलोमीटर इसका प्रवाह क्षेत्र है। चलिए, यह मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा का निर्धारण भी यह नदी करती है। ठीक है, इस नदी पर एक जलप्रपात है और उसका नाम है चुलिया जलप्रपात। देखिए, नाम कितना अटपटा सा है। ठीक है, परंतु आपको याद रखना है, चुलिया जलप्रपात। यह कहाँ पर है, तो यह मंदसौर पर स्थित है। ठीक है, किस नदी पर है, चंबल नदी पर है। यदि हम इस नदी पर बांध के बारे में बात करें, कौन कौन से इस नदी पर बांध है, तो बांध में हम देखेंगे यहाँ पर 3 बांध है, उसको हम तरीके से याद रखेंगे। एक ट्रिक है गाजर। ठीक है, सबसे पहला गा से गांधी सागर, गांधी सागर, जा से जवाहर सागर और र से राणा सागर, राणा प्रताप सागर। ठीक है, ये बांध के नाम है, ध्यान रखिएगा, गांधी सागर बांध, जवाहर सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध। यदि हम गांधी सागर बांध की बात करेंगे, इसका लोकेशन कहाँ पर है, तो यह मंदसौर मध्य प्रदेश पर स्थित है। यदि हम बात करेंगे जवाहर सागर, तो जवाहर सागर यह बांध जो है कोटा राजस्थान पर स्थित है। कोटा कौन सा क्षेत्र है, तो यह राजस्थान का क्षेत्र है। ठीक है, और यदि हम बात करेंगे राणा प्रताप सागर बांध, तो यह चित्तौड़गढ़ और यह भी कहाँ पर है, राजस्थान पर स्थित है। ठीक है,
इस नदी के द्वारा, इस नदी के किनारे जो बसे हुए शहर हैं वो कौन कौन से हैं? तो इस नदी के किनारे बसे हुए शहर मंदसौर, कोटा, चित्तौड़गढ़, मुरैना, इटावा, यह सभी इस नदी के किनारे बसे हुए शहर हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा चंबल नदी के बारे में। इसका उद्गम स्थल महू के जानापा पहाड़ी से होता है और यह इटावा के समीप यमुना नदी मिल जाती है। इसकी जो सहायक नदियां होती हैं पार्वती, बनास, काली सिंध है। यह खड्डों तथा बीहड़ों का निर्माण करती है। इसकी लंबाई की बात करें 965 किलोमीटर, यह टोटल इसकी लंबाई है। मध्य प्रदेश में 650 किलोमीटर इसका प्रवाह क्षेत्र है। चुलिया जलप्रपात चंबल नदी पर बना हुआ है जो कि मंदसौर पर स्थित है। 3 प्रमुख बांध गांधी सागर, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर है। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट नदी के बारे में जिसका नाम है सोन नदी। ठीक है, यह भी मध्य प्रदेश की एक बहुत ही प्रमुख और फेमस नदी है, सोन नदी। देखिए हमें ज्यादा ट्रिक के पीछे नहीं भागना है, परंतु जहां पर यदि आवश्यक हो तो वहां पर ट्रिक का उपयोग भी करना ही है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं सोन नदी के बारे में। सोन नदी का उद्गम, इसके यदि हम उद्गम की बात करें, इसका उद्गम कहाँ होता है? तो नर्मदा नदी का उद्गम जहां से होता है वहीं से सोन नदी का भी उद्गम होता है, अनूपपुर जिले की अमरकंटक चोटी से। ठीक है, इसका यदि हम बात करें उद्गम स्थल की तो अनूपपुर की अमरकंटक, अनूपपुर जिले की अमरकंटक चोटी से इसका उद्गम स्थल है। ठीक है, यह नदी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार में बहती हुई पटना के समीप गंगा मिल जाती है। देखिए अब यह नदी कहाँ कहाँ बहती है? तो यह नदी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये सब बहती हुई, ठीक है, यहाँ से बहती हुई पटना के समीप गंगा में मिल जाती है। ठीक है, गंगा मिलती है परंतु कहाँ पर मिलती है? पटना में मिलती है। ठीक है, सोन नदी दक्षिण दिशा में जाकर गंगा में मिलने वाली यह एकमात्र नदी है। ध्यान रखिएगा मध्य प्रदेश की एकमात्र ऐसी नदी जो दक्षिण दिशा में जाकर कहाँ मिलती है? गंगा नदी में मिलती है। ठीक है, इसकी यदि हम संपूर्ण लंबाई की बात करें तो इसकी जो टोटल लेंथ है वो कितनी है? 780 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। ठीक है, और यदि हम इसकी प्रमुख सहायक नदियों की बात करें तो सहायक नदियां में कौन कौन सी होती हैं? इसकी जो सहायक नदियां होती हैं, ठीक है, इसकी जो सहायक नदियां हैं जोहिला, बनास, गोपद, रिहद। जोहिला, बनास, गोपद, रिहद, ये इसकी प्रमुख क्या है? सहायक नदियां हैं। ठीक है, शहडोल जिले के इस पर एक परियोजना है, इस नदी पर एक परियोजना है जिसे कहा जाता है बाण सागर परियोजना। यह काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अभी अभी हाल ही में पुलिस में पूछा गया परियोजना है, परंतु इसमें परियोजना का नाम दिया हुआ था। ठीक है, यह पूछा था किस स्थान पर स्थित है, तो ध्यान रखिएगा सोन नदी पर स्थित परियोजना बाण सागर परियोजना, इसको आप स्टार लगा के लिखिएगा। ठीक है, कहाँ पर स्थित है यह? शहडोल जिले के देवलोन नामक स्थान पर। शहडोल जिले के देवलोन नामक स्थान पर यह परियोजना स्थित है। ठीक है, और यह जो परियोजना होती है यह मध्य प्रदेश, यूपी और बिहार की संयुक्त परियोजना होती है। ठीक है, ये जो परियोजना बनी हुई है एमपी, यूपी, बिहार, मतलब इस परियोजना से 3 राज्यों को क्या होगा? बेनिफिट होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात करते हैं हम अपनी अगली नदी के बारे में जिसका नाम है ताप्ती नदी, जो हमारी चौथी नदी है ताप्ती नदी। चलिए यदि हम बात करें ताप्ती नदी के बारे में, ताप्ती नदी का उद्गम, यदि हम इसके उद्गम की बात करें कि इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, ठीक है, यदि हम उसके उद्गम की बात करें तो बैतूल जिले के मुल्ताई नगर, बैतूल जिले के कौन से नगर? मुल्ताई नगर। ठीक है, बैतूल जिले के मुल्ताई नगर से इसका उद्गम हुआ है। यह नदी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा गुजरात में कुल 724 किलोमीटर बहते हुए, ठीक है, मतलब इसकी लंबाई कितनी है?
इसकी लंबाई है 724 किलोमीटर और यह नदी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से होते हुए सूरत के निकट खंभात की खाड़ी में गिरती है। कहाँ गिरती है नदी? खंभात की खाड़ी। ठीक है, लगभग लगभग कहाँ पर? सूरत के निकट। तो इसका यह क्या है? इसका यह है समापन। ठीक है, खंभात की खाड़ी, सूरत के निकट, इसका क्या है? समापन। नर्मदा की भांति यह नदी भी पूरब से पश्चिम की ओर, ठीक है, पूरब से पश्चिम यह नदी चलती है। जिस प्रकार नर्मदा नदी पूरब से पश्चिम की ओर चल रही थी, ठीक है, उसी प्रकार यह नदी भी पूरब से पश्चिम की ओर चलती है। इसका जो प्रवाह क्षेत्र है वो कहाँ है? पूरब से पश्चिम। ध्यान रखिएगा, नर्मदा और ताप्ती ऐसी नदियां हैं जिनका प्रवाह क्षेत्र पूरब से पश्चिम की ओर है। इसके यदि हम इसकी सहायक नदियों की बात करें, इसकी कुछ जो सहायक नदियां होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? तो सहायक नदियों में पूर्णा, शिवा तथा बोरी है। सहायक नदियों में कौन कौन सी है? पूर्णा, शिवा, बोरी। ठीक है, यह इसकी क्या है? सहायक नदियां हैं। और यह नदी डेल्टा न बनाकर एस्चुरी का निर्माण करती है। ठीक है, जिस प्रकार नर्मदा नदी एस्चुरी का निर्माण करती है, उसी प्रकार यह नदी भी किसका निर्माण करती है? एस्चुरी का निर्माण करती है। ठीक है, ताप्ती नदी के समीप बुरहानपुर शहर स्थित है। यह नदी मध्य प्रदेश के खंडवा, बैतूल जिलों में बहती है। ताप्ती नदी पर मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना, देखिए यहाँ पर कुछ परियोजनाएं भी है। परियोजना का नाम क्या क्या है? लोअर ताप्ती, अपर ताप्ती। ठीक है, लोअर ताप्ती और अपर ताप्ती, यह परियोजना कहाँ की परियोजना होती हैं? तो यह जो दोनों परियोजना है यह मध्य प्रदेश प्लस महाराष्ट्र, इनकी संयुक्त परियोजना है। ठीक है, इन दोनों परियोजनाओं से इसे लाभ होगा। चलिए, अब हम बात करते हैं ताप्ती नदी के बाद जो हमारी अगली नदी है पश्चिमी बेतवा नदी। चलिए, बेतवा नदी के बारे में हम बात करें तो इसका जो उद्गम स्थल है रायसेन जिले के कुमरा गांव। ठीक है, यदि हम इसके ओरिजिन की बात करें कि इसका ओरिजिन कहां से होता है, रायसेन, रायसेन जिले के एक गांव है, गांव का नाम है कुमरा गांव। ठीक है, रायसेन जिले के कुमरा गांव की विंध्याचल श्रेणी से इसका उद्गम होता है। ठीक है, इसका ओरिजिन होता है। इसके यदि हम बात करें पुराना नाम, तो बेतवा नदी का जो पौराणिक नाम है वह है बेत्रावती। बेत्रावती, बेतवा नदी का पुराना नाम क्या है? पौराणिक नाम बेत्रावती है। यह मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश से होते हुए उत्तर प्रदेश के हमीरपुर के निकट यमुना नदी में मिल जाती है। ठीक है, अर्थात बेतवा नदी का समापन कहाँ पर होता है? तो यह यमुना नदी मिल जाती है। कहाँ पर मिलती है? हमीरपुर के निकट यमुना नदी में विलीन। ठीक है, हमीरपुर के निकट यमुना नदी में इस नदी का समागम हो जाता है। यह नदी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती है, क्योंकि इस नदी की प्रमुख सहायक नदियां यदि हम बात करें कि इसकी प्रमुख कौन कौन सी सहायक नदी होती हैं, तो सहायक नदी हम बात करें बीना, धसान, सिंध, बीना, धसान, सिंध, मालिनी, ये इसकी क्या है? प्रमुख सहायक नदियां हैं। ठीक है, बेतवा की सहायक बीना नदी सागर जिले के पास राहतगढ़ कस्बे के समीप भालकुंड नामक जलप्रपात बनाती है। ठीक है, इसमें एक प्रमुख जलप्रपात है। जलप्रपात का नाम क्या है? भालकुंड। भालकुंड नामक जलप्रपात किस नदी पर स्थित है?
तो भालकुंड नामक जलप्रपात जो है वो बेतवा नदी पर स्थित है। और इसका लोकेशन क्या है, तो भालकुंड जलप्रपात सागर जिले के पास राहतगढ़ कस्बे, ठीक है, यह कहाँ स्थित है, तो सागर जिला में है, ठीक है। और किस नदी पर स्थित है, तो यह बीना नदी पर स्थित है, ठीक है। बीना नदी बेतवा नदी की कौन सी नदी है, सहायक नदी है। इसके यदि हम किनारे बसे हुए शहरों की बात करें तो कौन कौन शहर बसे हुए हैं, विदिशा, ओरछा, सांची, गुना, विदिशा, ओरछा, सांची, गुना, इसके किनारे बसे हुए प्रमुख ही है शहर, ठीक है। यहाँ पर दो बांध बने हुए हैं, उस बांध का नाम क्या है, तो बेतवा नदी पर स्थित दो बांध, जिसका नाम है माता टीला एवं राजघाट बांध। माता टीला एवं राजघाट बांध इस बेतवा नदी पर स्थित दो प्रमुख बांध होते हैं, ठीक है। और सबसे मेन बात यह है कि बेतवा नदी को किसकी गंगा कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा, बेतवा नदी को मध्य प्रदेश की गंगा भी कहा जाता है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, विशेष ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश की गंगा किसे कहते हैं, तो मध्य प्रदेश की गंगा बेतवा नदी को कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं बेतवा नदी के बाद सिंध नदी। चलिए अगली जो हमारी नदी है सिंध नदी, ठीक है। यदि हम बात करें सिंध नदी की तो यह नदी मध्य प्रदेश के गुना जिले के सिरोंज के समीप से निकलती है। यह नदी कहाँ से निकलती है, यदि हम इसके ओरिजिन की बात करें कि इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, तो गुना जिले की सिरोंज तहसील, ठीक है। सिंध नदी का उद्गम गुना जिले की सिरोंज नामक तहसील के समीप से इसका उद्गम होता है। सिंध नदी दतिया, भिंड, शिवपुरी और गुना जिले से होते हुए यह उत्तर प्रदेश के इटावा के पास चंबल नदी मिल जाती है। यदि हम इसका इंड की बात करें, इस नदी का इंड कहाँ होता है, तो यह नदी कहाँ मिलती है, यमुना में मिलती है, ठीक है। परंतु यमुना में किसके द्वारा मिलती है, चंबल के द्वारा मिलती है, ठीक है। सिंध नदी गुना जिले को दो समान भागों में बांटती हुई, ठीक है, तो ज़्यादा इसमें है नहीं कुछ, तो यह है जो सिंध नदी है यह गुना जिले को दो पार्ट में बांटती है। जो गुना जिला है, गुना को दो पार्ट में डिवाइड करती है, ठीक है, सिंध नदी। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट अगला जिला के बारे में, जो कि है हमारा क्षिप्रा नदी। और यह काफ़ी प्रमुख नदी है, इसके बारे में बहुत कुछ फैक्ट आप जानते भी होंगे, परंतु जो नहीं जानते हैं वो हम आपको बताएंगे, ठीक है। चलिए क्षिप्रा नदी, क्षिप्रा नदी का सबसे पहले उद्गम कहाँ से होता है, तो इसका जो ओरिजिन होता है इंदौर के समीप काकरी बरड़ी पहाड़ी से होता है, ठीक है। कहाँ से उद्गम होता है, काकरी बरड़ी पहाड़ी, और यह कहाँ पड़ता है, तो यह इंदौर के समीप यह पहाड़ी पड़ती है, काकरी बरड़ी पहाड़ी इंदौर के समीप यह पहाड़ी है। क्षिप्रा नदी उज्जैन तथा देवास जिलों में बहते हुए चंबल नदी मिल जाती है, ठीक है। यदि हम इसके इंड की बात करें तो यह उज्जैन देवास जिलों से होते हुए कहाँ मिलती है, चंबल नदी मिल जाती है, ठीक है, चंबल नदी मिल जाती है। इस नदी की यदि हम कुल लंबाई की बात करें, इसकी कुल लंबाई कितनी होती है, 195 किलोमीटर, ठीक है, 195 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई होती है।
और सबसे मेन बात यहाँ पर यह है कि क्षिप्रा नदी को क्या कहा जाता है? क्षिप्रा नदी को कहा जाता है मालवा की गंगा। यदि हम मध्य प्रदेश की गंगा के बारे में बात करेंगे तो मध्य प्रदेश की गंगा किसे कहते हैं? बेतवा नदी कहते हैं। और यदि मालवा की गंगा के बारे में बात करेंगे कि मालवा की गंगा किसे कहते हैं, तो मालवा गंगा किसे कहा जाता है? क्षिप्रा नदी को मालवा की गंगा की संज्ञा दी गई है। चलिए आगे बात करते हैं। क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन में प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर। उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। और यहाँ पर कौन सा मंदिर है? महाकालेश्वर, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे फेमस टेम्पल माना जाता है। महाकालेश्वर मंदिर कहाँ पड़ता है? यह है उज्जैन में। क्षिप्रा की सहायक नदी कौन सी है? यदि हम इसकी सहायक नदी के बारे में बात करें, इसकी सहायक नदी कौन सी है? खान। ठीक है, तो खान क्या है इसकी? खान इसकी है सहायक नदी। खान इसकी है सहायक नदी है। ठीक है, इस नदी के किनारे प्रत्येक 12वें वर्ष पर उज्जैन में सिंहस्थ मेले या कुंभ मेला जिसे कहा जाता है, इसका आयोजन होता है। यहाँ पर रामघाट स्थित है। ठीक है, जो एक ही बहुत बड़ा धार्मिक स्थल है। तो ये थे कुछ प्रमुख फैक्ट क्षिप्रा नदी के बारे में। चलिए अब हम बात करते हैं क्षिप्रा नदी के बाद काली सिंध नदी। ये सब छोटी छोटी नदियां हैं, परंतु जानना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि आजकल का जो पेपर पैटर्न है, ठीक है, वो कुछ ऐसा सेट किया जाता है कि जो चीज़ छोटी होती है वही चीज़ ज़्यादा पूछी जाती है। काली सिंध नदी। ठीक है, यदि हम बात करें इसके ओरिजिन की, इस नदी का जो ओरिजिन होता है देवास जिले के बागली गांव। यदि हम इसके ओरिजिन के बारे में बात करें, देवास जिले के बगली देवास जिले के बगली गांव से इसका उद्गम होता है। ठीक है, और यदि पहाड़ी के बारे में बात किया जाए तो पहाड़ी कौन सी है? पहाड़ी है विंध्याचल पहाड़ी। ठीक है, पहाड़ी कौन सी है? विंध्याचल पहाड़ी। चलिए, और यदि इसकी लंबाई के बारे में बात करें, इसकी लंबाई लगभग कितनी होती है? तो इसकी लंबाई 150 किलोमीटर के लगभग इसकी लंबाई है काली सिंध नदी की। यह राजगढ़ और शाजापुर जिलों से होते हुए राजस्थान में चंबल नदी मिल जाती है। ठीक है, यदि हम इसकी इंड की बात करें, इसका समापन कहाँ होता है, तो यह कौन कौन से जिले से? राजगढ़ से होते हुए, शाजापुर से होते हुए चंबल नदी में जाकर मिल जाती है। ठीक है, और चंबल नदी कहाँ मिल जाती है? यमुना नदी में मिल जाती है। चलिए अब हम बात करते हैं अपनी अगली नदी के बारे में, तवा नदी। अगला रिवर है तवा नदी। तवा नदी, यह नदी पचमढ़ी के पास महादेव पर्वत की काली भीत पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, यह नदी कहाँ से निकलती है? यदि हम इसके ओरिजिन की बात करें, महादेव पर्वत, महादेव पर्वत की काली भीत पहाड़ी। और यदि हम इसके समापन की बात करें तो इसका समापन कहाँ पर होता है? तो यदि हम इसकी इंड की बात करें, इसका समापन होता है होशंगाबाद के समीप नर्मदा नदी पर। होशंगाबाद के समीप नर्मदा नदी पर यह तवा नदी क्या हो जाती है? मिल जाती है। मध्य प्रदेश का सबसे लंबा बांध तथा नदी तवा नदी पर बना हुआ है, जो होशंगाबाद जिले में ही स्थित सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान और बोरी अभयारण्य के मध्य में स्थित है। ठीक है, यहाँ पर तवा नदी पर एक जलप्रपात है जिसका नाम है मंदार, मंदार जलप्रपात। यह कहाँ है? तवा नदी पर स्थित है, और तवा नदी पर ही सबसे लंबा बांध
सबसे लंबा बांध कहाँ का? मध्य प्रदेश का। सबसे लंबा बांध कहाँ पर है? तावा नदी पर है, होशंगाबाद में। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान और बोरी अभयारण्य के मध्य में। ध्यान रखिएगा, ये चीज भी काफी इंपॉर्टेंट है। सतपुड़ा नेशनल पार्क और बोरी अभयारण्य के मध्य में स्थित है यह सबसे लंबा बांध। ठीक है, चलिए अगली नदी है वैनगंगा, जो हमारी 10वीं नदी है, वैनगंगा। ठीक है, इसका जो उद्गम स्थल है वो कौन सा है? यदि हम इसके ओरिजिन की बात करें, सिवनी के मुंडारा क्षेत्र में, सिवनी का कौन सा क्षेत्र है? मुंडारा। सिवनी के मुंडारा क्षेत्र में वैनगंगा का उद्गम स्थल है। सिवनी में यह अर्धचंद्राकार बनाती हुई बहती है। इसके बाद यह बालाघाट भंडारा से होती हुई वर्धा नदी में मिल जाती है। ठीक है, वैनगंगा दक्षिण की ओर जाती हुई कहाँ मिलती है? वर्धा में। ठीक है, इसका क्या है? वर्धा में इसका समापन है, वर्धा नदी में मिल जाती है। चलिए आगे बात करें, इसकी जो प्रमुख सहायक नदियां हैं, सहायक नदी कौन कौन सी वैनगंगा की? तो ध्यान रखिएगा, कान्हन, पेंच, बावनथड़ी, कान्हन, पेंच, बावनथड़ी। इसकी क्या है? यह प्रमुख इसकी क्या है? सहायक नदियां हैं, कान्हन, पेंच, बावनथड़ी। यहाँ पर एक प्रमुख चीज है, वैनगंगा और वर्धा का संगम प्राणहिता कहलाता है। प्राणहिता किसका किसका संगम? वेन गंगा प्लस वर्धा का संगम। ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है ये चीज। ठीक है, प्राणहिता क्या कहलाता है? तो प्राणहिता कहलाता है वेन गंगा और वर्धा का संगम कहलाता है प्राणहिता। ठीक है, वैनगंगा नदी पर भीमगढ़ संजय सरोवर बांध बनाया गया है। ठीक है, यहाँ पर एक बांध है, कौन सा बांध है? बांध का नाम क्या है? भीमगढ़ संजय सरोवर बांध। भीमगढ़ संजय सरोवर बांध बनाया गया है। किस नदी पर है? वैनगंगा नदी पर है। और यह कहाँ पर है? तो यह है छपारा। और यह कहाँ पड़ता है? छपारा सिवनी जिले के तहत। ठीक, चलिए इसके बाद हम बात करते हैं अगली नदी के बारे में, जो हमारी है 11वीं नदी, जिसे कहा जाता है कान्हन। कान्हन के बारे में बात करें तो यह नदी छिंदवाड़ा जिले में पश्चिमी पठार से निकलती है। इसका उद्गम कहाँ से है? जो छिंदवाड़ा के पश्चिमी पठार से इसका उद्गम होता है। छिंदवाड़ा के पश्चिमी पठार से इसका उद्गम होता है और यह उत्तरी क्षेत्र में प्रवेश करती है। ठीक है, चलिए बस हो गया, इसका इतना ही है, यहाँ पर ज़्यादा कुछ है नहीं। 12वें नंबर पे है हमारा जो है वो है पेंच नदी। यदि हम बात करें पेंच नदी की, ठीक है, तो यह कान्हन की भी एक सहायक नदी होती है। ये पेंच नदी क्या है? ये इसकी सहायक नदी है कान्हन की। ठीक है, और यदि हम इसमें और कुछ बात करें तो इसका उद्गम सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के दक्षिणी पठार से होता है। ठीक है, इसका जो उद्गम होता है सतपुड़ा के दक्षिणी पठार से, सतपुड़ा के दक्षिणी पठार से इसका उद्गम स्थल है। चलिए नेक्स्ट हम बात करें 13वां, बावनथड़ी। बावनथड़ी यह सिवनी जिले से निकलती है। इसका जो उद्गम स्थल है वो कहाँ है? सिवनी जिला। यह सिवनी जिले से निकलती है। यह दक्षिण की ओर बहती हुई महाराष्ट्र
में प्रवेश करती है और महाराष्ट्र के भंडारा में प्रवेश करती है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं पार्वती नदी के बारे में। ये सब छोटी छोटी नदियां हैं, बस जानना स्थल है, इनका उद्गम स्थान कहाँ पे है, बस हो गया। पार्वती नदी तो यह विंध्य कगार के उत्तरी ढाल से निकलती है। ठीक है, अर्थात कहें तो सीहोर के उत्तरी ढाल वाले भाग से इसका उद्गम स्थल है पार्वती का। ठीक है, इसी प्रकार आगे हम बात करते हैं पार्वती नदी के बाद कोनो नदी। कोनो नदी के बारे में बात करें तो यह कहां से निकलती है, यह निकलती है शिवपुरी पठार से। शिवपुरी, कोनो नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है, शिवपुरी पठार पे है। ये अपने उद्गम के बाद यह नदी सकरी घाटी से बहती हुई मुरैना पठार को पार करती हुई चंबल नदी में मिल जाती है। ठीक है, शिवपुरी पठार से निकलती है और ये कहाँ जाती है, चंबल नदी पर जाके मिल जाती है। ठीक, नेक्स्ट बात करें टोंस। टोंस नदी के बारे में बात करते हैं तो यह नदी मध्य प्रदेश के सलना जिले के कैमूर पर्वत श्रेणी में स्थित मैहर के समीप तमासकुंड जलाशय से निकलकर उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। ठीक है, तो इसका जो उद्गम स्थान है वो कहाँ है, कैमूर पर्वत श्रेणी। इसका कैमूर पर्वत श्रेणी इसका उद्गम स्थल है, या कहें मैहर के समीप तमासकुंड जलाशय। ठीक है, और यह नदी अंत में जाके कहाँ मिलती है, गंगा नदी पर जाके मिल जाती है। चलिए एक नदी यहाँ पर और हम बात कर लेते हैं माही नदी के बारे में। माही नदी, ठीक है, तो माही नदी के बारे में यदि हम बात करते हैं तो यह नदी मध्य प्रदेश के धार जिले में विंध्याचल पर्वत से निकलती है। ठीक है, यदि माही की बात करें तो इसका उद्गम स्थल कहाँ पर है, धार जिले से इसका उद्गम स्थल है। यह नदी मध्य प्रदेश के धार, झाबुआ, रतलाम जिलों से होते हुए राजस्थान के डूंगरपुर जिले में प्रवेश करती है और यह नदी गुजरात के खंभात की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, इसका जो समापन है वो खंभात की खाड़ी में गिरता है। ठीक है, तो ये हमारे थे प्रमुख 17 नदियों के बारे में। यदि किसी भी कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हैं तो यह नदियों के बारे में जानकारी आपको जानना बहुत ही आवश्यक है। तो हमारे इसी प्रकार के वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन बटन को दबाना मत भूलिए। थैंक यू हमारे प्यारे मित्रों, चलिए धन्यवाद।